मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। अभी तक रेतीले रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता था, जो कि गलत है। ये बात और है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला थार एक रेतीला मैदान है। मरुस्थल का रेतीला होना जरूरी नहीं है, मरुस्थल का गर्म होना भी आवश्यक नहीं है। अंटार्कटिका, जो कि बर्फ से ढका हुआ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व के अन्य देशों में कई ऐसे मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साधारणतः डेजर्ट या मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ मरी हुई भूमि से है, जहां पर कोई फसल नहीं ली जा सके। संपूर्ण धरा पर लगभग 50% भूमि इसी प्रकार की है। और अगर अपने देश में बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र 304 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर है, जिसमें हमारे देश के विशाल थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 2.34 लाख किलोमीटर है, जो कि प्रति वर्ष कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित कर रहा है। साथ ही हवा और वर्षा जल के कारण लगभग 20 से 30 टन भूमि का क्षरण प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो रहा है। और इसी दिशा में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु आज के समय की पुकार है कि इस बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और उपजाऊ भूमि को क्षरण होने से रोका जाए। तो इस हेतु देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। मरुस्थलीकरण भूमि अपरदन की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर लोगों की जीविका पर संकट खड़ा करती है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNGA की तरफ से जो डिक्लेयर्ड है 17 जून, ये विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में इसको हम कैसे कम करें, इसके रूप में मनाया जाता है इसको। और ये 1995 से प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है इसमें। और ज़्यादातर क्योंकि अफ्रीकन महाद्वीप है, वहाँ पर ये सूखा ज़्यादा पड़ता है और डेजर्टिफिकेशन जो है मरुस्थल का विकसित ज़्यादा हुआ, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं इसमें। ये एक यूनिक मोमेंट है जो लोगों को हमको रिमाइंड करता है कि इसके बारे में जो हमारे जो ज़मीन का जो क्षरण हो रहा है, जो अच्छी भूमि है वो मरुस्थल में बदलती जा रही है। इसको हम रोकने के हमें उपाय करने पड़ेंगे और इसके लिए हमें समस्या को सॉल्व करना, उसके लिए हमें समुदाय को, जो विभिन्न समुदाय गाँव में शहर में रहते हैं, उनको मिला के और उनका सहयोग लेकर के और उनका कोऑपरेशन लेकर के, उनके सहयोग के माध्यम से, उनके सहकार के माध्यम से हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं। जो SDG गोल जो हमने सेट किए हैं UNO के द्वारा, उसमें भी इसको 2030 तक हमें पूर्ण रूप से मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने की हिदायत दी गई है और उस दिशा में पूरा विश्व जो है वो कार्यरत है। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डिजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो इन्होंने जो जितने भी देश हैं जिसपे उन करीब 100 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं इस ट्रीटी पे, और वो सभी लोग मिल करके इसमें प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ पर भी पहले हम इंदिरा गांधी नहर से जो पानी आता था
उसको हम फ्लड इरिगेशन के माध्यम से किसान उसको पिलाते थे, इरिगेशन देते थे। लेकिन जब से नर्मदा का पानी राजस्थान में आया है तब से राजस्थान सरकार ने भी उसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जिस किसान ने लगाया है उसी को सिंचाई का कनेक्शन दे रहे हैं। यानी कि जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया है, जिन्होंने स्प्रिंकल सिस्टम लगाया है, उन्हीं को ये हम दे रहे हैं। जो हमारा इरिगेशन सिस्टम जिस पानी से हम 5000 हेक्टर की उसमें सिंचित खेती कर सकते हैं, उसके बजाय हम 15000 हेक्टर में उन्हीं पानी से हम सिंचित क्षेत्र बढ़ा पाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में इतना अधिक अब जो है वो मरुस्थल नहीं बढ़ रहा, इसका बढ़ना रुक गया है और पूरा मरुस्थल में भी हरियाली छाई है। तो ये जो लैंड हैज़ ट्रू वैल्यू एंड इन्वेस्ट इन इट, यानी कि ज़मीन जो है वो वास्तविक जो है मूल्यवान है और इसमें हमें निवेश करना चाहिए। इसमें हम पौधों के माध्यम से, हरियाली के माध्यम से, खेती के माध्यम से और ऐसे पौधे लगाएं जिससे भूमि का कटाव नहीं हो और रेती ज़मीन उड़ के दूर न जाए और उसके माध्यम से हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे। तो वैसे भी किसान भाई तो हमारे रात दिन खेती का ही काम करते हैं और मैं जिस प्रकार से मेड़ के ऊपर भी हम मेड़ जिसको खेत में हम कर रहे हैं, जैसे खजूरी का वृक्ष भी खड़ा हम नहीं काटते हैं, ऐसे ही हम मेड़बंदी पे हम फलदार वृक्ष का कुछ पौधे लगा सकते हैं, कुछ ऐसे विंड ब्रेकर्स लगा सकते हैं और उसकी वजह से भी ये जो है इसके वेजिटेशन रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। जहाँ पे कोई फसल नहीं हो रही है तो वहाँ हम जो हमारे लाइव स्टॉक को कैटल के लिए खिलाने के जो घास का उसका भी एक बार रोपण कर देंगे तो भी इसका मरुस्थल को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगा और मृदा क्षरण भी उसमें निश्चित रूप से उसमें कम होगा। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं, पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। इसमें जो जितने सारे जो कंट्रीज है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अल्जीरिया है, कनाडा है, चाइना, गाना और यूनाइटेड स्टेट्स के जो देश हैं, इन सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को चला करके, जिसमें चाहे हम कैलेंडर के माध्यम से, चाहे हम इसमें फैक्ट शीट्स दें, पोस्टर्स दें, पोस्ट कार्ड्स दें और इनको एजुकेशनल केस स्टडीज़ के बारे में बताएं, डिस्कशंस करें, फोरम के माध्यम से करें, ड्राउट के ऊपर चर्चा करें, डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, इसके बचाव के उपाय क्या है वो बताएं और इसके सोसाइटी पे इसका क्या प्रभाव है हमारा। इन सब के माध्यम से हम इस समस्या को हम कम कर सकते हैं और समस्या का निदान करने में सक्षम होंगे, ऐसी मेरी आशा है। पशुओं के बछड़े या बछड़ियां ही भविष्य की गाय या भैंस होते हैं, इसलिए बछड़े हो या बछड़ियां, इनके स्वास्थ्य का सही ख्याल रखें, क्योंकि बछड़े और बछड़ियों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके उपचार में देरी होने से इनकी जान तक चली जाती है और पशुपालकों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात बछड़े बछड़ियों में आने वाली बीमारियों के लक्षणों को कैसे पहचानें और समाधान के लिए कौन से उपाय अपनाएं, जानेंगे पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रामजी गुप्ता से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा न्यूली बॉर्न बच्चा होता है उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। निश्चित रूप से उसमें जो है रोगकारी जल्दी आक्रमण कर लेते हैं। दुधारू पशुओं के ब्यांत के तुरंत बाद हमारे कुछ किसान भाई नवजात बछड़े बछड़ियों की सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नवजातों में कुछ बीमारियां देखने में आती हैं, जिनका अगर हमारे किसान भाई वक्त रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो कभी कभी उनके नवजातों की मौत भी हो जाती है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को नवजातों में आने वाली बीमारियां और उनके निराकरण के बारे में समझ लेना बेहद जरूरी है। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बचाव के बारे में बात कर लेते हैं
किसान भाइयों, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, तो तुरंत उसको माँ का जो है गाढ़ा पीला, जिसको हम खीस कहते हैं, अवश्य पिला दें। और खीस जितना उसका शरीर भार है, उसके शरीर भार का 1/10वां भाग जरूर पिलाना है। इससे क्या होता है कि उस बच्चे में रोगों से लड़ने की अपने आप क्षमता आ जाती है। किसान भाइयों, जो मेन हम लोग बात करते हैं रोगों से बचाव के लिए, तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है उसमें जो गर्भनाल काटते हैं, गर्भनाल काटने के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का उसके शरीर से छोड़ करके और साफ धागे से बांध दें, और उसके ऊपर जब तक वो सूखे ना तब तक कुछ ना कुछ आयोडीन टिंचर या कोई एंटीसेप्टिक जरूर लगाते रहें। यहाँ पर आप किसान भाई दिक्कत क्या करते हैं कि इसकी नाभि को ऐसे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कुछ जो है आप एंटीसेप्टिक वगैरह नहीं लगाते हैं। गंदगी की जगह पर जो बछड़ा बैठता है तो उसके ऊपर जो है उनमें कीट ब्याध पैदा होते हैं, और इसके बाद वो जो है नेवल ईल नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें नाभि का पकना, फिर बुखार आना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर इसमें थोड़ी सी आपने सावधानी रखी तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, देखा ही जाता है कि किसान भाई जानकारी के अभाव में बछड़े को या तो ज़रूरत से अधिक खीस पिला देते हैं या ज़रूरत से कम पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जैसे 6 महीने का होता है, 3 महीने के उपरांत इसमें आप जो है FMD का टीकाकरण अवश्य करा दें, और इसके बाद जो है जैसे जैसे जो टीके का शेड्यूल आता है 6 महीने पर, फिर 8 महीने पर, वो आप फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से अगर करते हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए आपके बछड़े को कोई रोग आने वाला। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सीतारामपुरा, जिला जयपुर के कृषक अनिल कुमार ने। यह डोमेस्टिक सोलर कुकर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अनिल कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सूरज की रोशनी से जो गर्मी मिलती है, उस गर्मी का उपयोग हम अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, और उसमें खाना पकाने के लिए सौर कुकर एक ऐसा उपकरण है जिससे कहीं पर भी किसी भी जगह हम खाना पकाकर और उसका लकड़ी की बचत कर सकते हैं या गैस की बचत कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक उपकरण है जिसमें एक ये कांच लगा हुआ है और एक दूसरा ये ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है। इस मिरर से जो भी धूप इस पे गिरती है वो, और इसके ऊपर जो धूप गिर रही है, उन दोनों की गर्मी अंदर इसके अंदर तक चली जाती है। पूरा अंदर आप देख रहे हैं कि काला रंग किया हुआ है, तो काला रंग गर्मी को अवशोषित करता है। जितना गर्मी है वो उसमें अपने ऊपर ले लेता है काला रंग। और 4 इसके अंदर अलग अलग तरह के अपन किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, चाहे चावल ले लें, दाल ले लें, सब्जी ले लें। इस तरह के 4 कंटेनर्स इसके अंदर हैं। तो एक परिवार के लिए ये चारों कंटेनर्स में खाना पकाने के हिसाब से सामग्री रख दी जाती है। और लगभग अच्छी गर्मी होगी तो लगभग 40 मिनट 50 मिनट, और नॉर्मल होगी तो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हम इसके अंदर खाना तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में बिजली और लकड़ी की बचत करने के लिए डोमेस्टिक सोलर कुकर खाना बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब आइए जानते हैं डोमेस्टिक सोलर कुकर की कार्यविधि क्या है और इसकी कार्य करने की क्षमता एवं कीमत कितनी है। वो इस प्रकार से है। सबसे बड़ी बात, सबसे फायदेमंद बात यह है इसमें कि कोई लकड़ी, किसी तरह की ऊर्जा दूसरी नहीं लग रही है, लेकिन इसमें कभी जलने की भी दिक्कत नहीं आएगी। कितनी भी देर तक इसमें पड़ा रहे सामान, खाद्य पदार्थ, कभी भी वो जलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो नमी है वो नमी इसके अंदर बनी रहती है। तो गर्म रहता है हमेशा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक इसके अंदर पड़ा रहेगा। अगर हम इसका ढक्कन बंद करके इसको छोड़ दें तो वो गर्म रहेगा, और जब हम चाहें तब उसमें से इसमें सामग्री निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको इससे जो
पौष्टिकता मिलती है खाद की, खाने की चीज़ों की, वो पौष्टिकता जनरली हम जो पकाते हैं उसमें नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें वो प्रेशर कुकर के माध्यम से वाष्प के साथ, भाप के साथ बाहर निकल जाती है। तो इसका स्वाद कुछ अलग है होता है और अच्छी पौष्टिकता के साथ हम इसको काम में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी। जो कीमत है लगभग 3,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। खाना पकाने के लिए अगर ईंधन की बचत कर रहे हैं तो वो कॉस्ट 8 महीने से लेकर और 1 साल के अंदर अंदर हम वापस वसूल कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।